वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसको हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं संधारित्र के बारे में। बच्चों 2023-24 सेशन के लिए हमारे आईसीएसई बोर्ड ने, जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, उसमें इस चैप्टर से संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करने का जो व्यंजक होता है, उसका हम जो डेरिवेशन करते हैं उसको सिलेबस से हटा दिया है। उसके अलावा आपका पूरा का पूरा सिलेबस 2022-23 के सेशन जैसा ही रहेगा। तो दूसरे चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया गया है, एक डेरिवेशन हटाया गया है। तो हम 2023-24 के सेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो सारी सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारे पहले और दूसरे दो चैप्टर हैं वो बच्चों विद्युत, जो स्थिर वैद्युतिकी है उस पर आधारित हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आधारित हैं। स्थिर वैद्युतिकी एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो विद्यार्थियों अपने आसपास में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चीज के बारे में हमने पिछले चैप्टर में गहनता से अध्ययन किया है। और अब हम आगे वाले चैप्टर में विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्थिर वैद्युत विभव एवं संधारित्र के बारे में। और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करेंगे। साथ ही देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे के एग्जाम में क्या ब्लूप्रिंट रहेगा उसके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर का जो नाम है, पहले तो मैं आपको पुट कर देता हूं यहाँ पर विद्यार्थी। ये जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है अध्याय 2 और इसका बच्चों नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं संधारित्र। स्थिर वैद्युत विभव एवं संधारित्र। तो इस दूसरे चैप्टर में स्थिर वैद्युत विभव के बारे में और संधारित्र के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। जो हमारा प्रथम टॉपिक रहेगा इसका वो रहेगा बच्चों स्थिर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले मैं और आप समझने वाले हैं वैद्युत विभव के बारे में। देखिए वैद्युत विभव होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बच्चों ये विद्युत विभव होता क्या है? देखो हमने ये पढ़ लिया था कि अगर कहीं पर भी कोई एक स्थिर आवेश पड़ा है तो वो आवेश अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई आवेश पड़ा है, ये कोई आवेश है, ये ऐसा कोई निकाय है जिस पर धनावेशित है या कोई धनावेशित निकाय पड़ा, तो यहाँ पर इसके आसपास का जो एरिया होगा इसमें ये अपने इस आवेश के कारण, क्योंकि जो धनावेशित निकाय होते हैं उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसका जो आसपास का एरिया इस पर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा विद्यार्थी। और अब हम क्या करते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? परीक्षण आवेश। मान लो मैं अनंत से कहीं से एक परीक्षण आवेश लेके आता हूँ बिंदु यहाँ पर, ये बिंदु मान लो मैंने ए नाम दे दिया, तो बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट लेके आया हूँ। ये जो क्यू नोट है बच्चों वो क्या है? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में जाना था कि परीक्षण आवेश क्या होता है। बच्चों परीक्षण आवेश एक ऐसा अति अल्प मान का आवेश होता है जो अपनी स्थिति के कारण दूसरे किसी भी आवेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेके आते हैं। अब इस परीक्षण आवेश पर जैसे ही हम इसको अनंत से लेके आएंगे और विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे, कहां पर लाएंगे? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र किसके कारण है? इस धनावेशित निकाय के कारण। यहाँ पर यहाँ कोई धनावेश पड़ा है जिसके कारण आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रखा है। तो जैसे हम इस विद्युत क्षेत्र में इसको लेके आएंगे तो अगर ये जो परीक्षण आवेश है धनावेशित है तो ये प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, क्योंकि सजातीय आवेशों में आपस में प्रतिकर्षण बल होता है जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। तो अब मैं इसको लेके आऊंगा तो इस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। F यहाँ पर बल कार्य करेगा और इस प्रतिकर्षण बल के कारण, क्योंकि ये तो बहुत ही अल्प मान का है, अल्प मान का है, तो इसके कारण इसकी अवस्था में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं।
लेकिन यहाँ जो आवेश है वो तो अल्पमान का नहीं है, तो वो अपनी स्थिति के कारण इसकी स्थिति का क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सजातीय हैं। सजातीय आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, विरोध करेंगे, तो ये इसको धक्का मारेगा बाहर कि तुम मेरे एरिया में नहीं आना, तुझे मेरे क्षेत्र में नहीं आना है, जो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है उसमें नहीं आना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके जो विरोध लगेगा उस विरोध के बावजूद हम इसको यहाँ पर पकड़कर आगे की ओर लेके आते हैं। यहाँ जो इस पर विरोध हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उस बल के बावजूद हम इसको क्षेत्र में खींच के लाते हैं, तो हमारे द्वारा कुछ ना कुछ इस पर कार्य किया जाता है बच्चों, और वही कार्य कहलाता है स्थिर विद्युत विभव। वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, इसे ही कहते हैं विद्युत विभव। चलिए इसको हम लैंग्वेज इनपुट कर देते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं, किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से, देखो अनंत से क्यों लेके आते हैं, कहीं दूरी से है, किसी आर दूरी से है, डी दूरी से, यहां से क्यों नहीं लाते, उसके बारे में अभी हम समझने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया है। अब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्यों, क्योंकि ये भी धनावेशित है और हम ये जो क्यू नॉट परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं उसको भी धनावेशित लेके आ रहे हैं, तो इन दोनों के आपस में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, उसके बावजूद हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इसको खींच के लाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे विद्युत विभव को V से दर्शाया, विद्युत विभव को किससे दर्शाया जाता है, V से दर्शाया जाता है। ये सिंपल सी बात थी, सिंपल सी परिभाषा थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के कारण, और उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी आवेश को हम लेके आते हैं, तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, और वो कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। वो कार्य क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत विभव कहलाता है। तो मैं यहां मान लेता हूं कि माना एक परीक्षण आवेश, आप नोट्स बनाते जाए साथ के साथ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। माना एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को विद्युत क्षेत्र में, पहले यहां लिखे क्यू नोट को अनंत से, क्योंकि हम अनंत से लेके आ रहे हैं, अनंत से बच्चों हम इसलिए लेके आते हैं कि अनंत पर हम विभव शून्य मान के चलते हैं, ये मान्य विभव माना गया है हमारे वैज्ञानिक के द्वारा। तो आवेश क्यू नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, ये किया गया जो कार्य है वो W हो, किया गया कार्य W हो, तो विभव, तो विभव, विभव V क्या हो जाएगा बच्चों, W अपॉन में Q नॉट, विभव V क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q नॉट। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, W जो विभव V है वो हो जाएगा W अपॉन में Q नॉट। Q नॉट है एक परीक्षण आवेश जिसको हम लेके आ रहे हैं, और W है उस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो ये परिभाषा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलें।
देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र को हम लेके आते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके आते हैं तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य बच्चों उस आवेश में या उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उस निकाय में किस रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के रूप में। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि किसी प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि ये जो कार्य है वो ऊर्जा के बराबर होता है, संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो कार्य है W वो बराबर हो जाता है किसके? ऊर्जा। ये है ऊर्जा, U को हम दिखाते हैं ऊर्जा के सिंबल, स्थितिज ऊर्जा का संबंध। तो उस स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कौन सी ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम इस विभव को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, विद्युत विभव V बराबर, हमने लिखा था कि W अपॉन में Q नोट। Q नोट का मतलब है कोई आवेश है जिसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके आते हैं तो हमारे द्वारा W कार्य किया जाता है। तो W अपॉन में Q नोट जो है वो विभव के बराबर होता है। उसको हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं U अपॉन में Q नोट। ये जो बच्चों U आपका है ये है स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों जब हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो ये जो परीक्षण आवेश है आपका, इसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी ये जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी वो उस पर किए गए कार्य के बराबर होगी। तो हम इसको U अपॉन Q नॉट के रूप में भी लिखेंगे। कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पर ये दोनों फॉर्मूलेज हमारे काम में आने वाले हैं। यहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों ये जो आपका आवेश है इसको आप जानते हो कि आवेश सब कैसी राशि है? अदिश राशि है। किया गया कार्य जो है वो भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो बच्चों आपका जो विद्युत विभव है वो भी कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव एक अदिश राशि। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। याद रखना विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। चलिए आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव का मात्रक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम हमेशा निकालते आए हैं कि जो V का मात्रक है बच्चों, V का मात्रक, V कौन है? V विद्युत विभव। तो V का जो मात्रक है वो बराबर हो जाएगा W अपॉन में Q नॉट के मात्रक के बराबर। क्योंकि V का जो मान है वो भी तो W अपॉन Q नॉट के बराबर है। तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा? W अपॉन Q नॉट के मात्रक के बराबर हो जाएगा। तो रख देते हैं। ये जो आपका W है ये है किया गया कार्य, और कार्य का जो मात्रक है बच्चों वो होता है जूल। आप जानते हो इसको क्या होता है? जूल। और अपॉन में Q नॉट, Q नॉट है आवेश, और आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। C से लिखते हैं इसको। तो जूल प्रति कूलाम जो होगा, ये जूल प्रति कूलाम क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को कहते हैं वोल्ट। तो आपका जो V का, यहाँ V का विभव लिख दिएगा, V का मात्रक, V का मात्रक। तो V का जो आपका मात्रक है बच्चों वो V का मात्रक हो जाएगा क्या? वोल्ट हो जाएगा। V का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। देखो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? 1 वोल्ट की
परिभाषा क्या होगी। तो देखो आइए समझते हैं इसको, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। देखो 1 वोल्ट, यहां से आप फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप परिभाषा आराम से बना सकते हो, कोई समस्या बड़ी बात नहीं। देखो अगर हम कहेंगे कि हम जो आवेश लेके जा रहे हैं उस आवेश का मान 1 कूलम है, जो हम आवेश फ्रिक्शन आवेश लेके जा रहे हैं उसका मान कितना है 1 कूलम। तो ये जो आवेश है उस आवेश का मान भी कितना हो गया 1 कूलम हो गया। और 1 कूलम को हम इतनी दूरी तक ले जाते हैं कि हमारे द्वारा 1 जूल ही कार्य किया जाए, इतनी दूरी तक ही। मान लो कि ये एक कोई आवेशित कण है और इसका ये क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं इस आवेशित कण के कारण ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो अगर मैं इस क्यू नॉट आवेश को यहां तक लाता हूं तब तक तो मेरे पास कोई बल लगता ही नहीं है इसके कारण, क्योंकि यहां तक इसका एरिया है। जैसे ही मैं इसको अंदर लाता हूं तो मान लो यहाँ क्यू नॉट इसके अंदर लेके आता हूं इस बिंदु तक, ये बिंदु मान लेते हैं ए है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी इतनी दूरी तय करूं अगर क्यू नॉट आवेश के साथ तो मेरे द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है 1 जूल कार्य किया जाता है। तो जो विभव है, जो इस विद्युत विभव है वो इन दोनों के मध्य का कितना हो जाएगा 1 वोल्ट होगा। कितना होगा बच्चों 1 वोल्ट होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, पहले तो यहां मैं बता दूं कि आपको कि यदि यदि क्या माना जाए कि जो आपका आवेश है Q, वो Q कितना है 1 कूलम, और जो आपका कार्य है किया गया W वो है 1 जूल, तो विभव कितना होगा, तो विभव होगा 1, विभव कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। अब इसको हम परिभाषित कर देते हैं, यानी कि अगर आपका ये जो जूल है वो भी कितना है 1 जूल है, और आपका कूलम है वो भी कितना है 1, तो 1 1 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 ही बचेगा, तो 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। इसको अब हम परिभाषित कर देते हैं, यदि परिभाषित करते हैं यदि किसी एकांक, यदि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विरुद्ध लेके जाएंगे, प्रतिकर्षण पर लगेगा, विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो विद्युत विभव 1 वोल्ट, कितना होगा 1 वोल्ट। फटाफट नोट कीजिए, देखें 1 वोल्ट की परिभाषा आपको आ जानी चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, बहुत इजी चीज है। अब देखिए हम इसकी विमा, चलिए विमा भी हम यहीं लिख देते हैं इधर, इसकी विभव की विमा, विभव की विमा। देखो विभव की जो विमा है वो आपको पता है किसके बराबर हो जाएगी W अपॉन Q की विमा, W अपॉन Q की विमा। अब आपको यहाँ पर एक तो Q आवेश की विमा आनी चाहिए और एक W कार्य की विमा आनी चाहिए। कार्य की विमा आप निकाल सकते हैं कि किया गया कार्य होता है F इंटू एक्स, बल इंटू विस्थापन का गुणनफल होता है, तो वहां से भी आप विमा निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, समस्या नहीं रहेगी। चलिए इसको क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के करें तो इजी हो जाती है। तो V की विमा लिख देते हैं हम बच्चों, V की विमा क्या हो जाएगी, देखिए V की विमा कार्य की होती है M1 L2 T-2, आपको याद होनी चाहिए, नहीं होती है तो आप इसको निकाल सकते हैं। और कूलम की होती है A1 T1, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, कार्य हमने पढ़ा है W बराबर क्या होता है Fx, F होगा M1 L1 T-2, और ये जो x है ये लंबाई है तो L1, तो ये हो जाएगी आपकी M1 L2 T-2। देखिए ये किसकी होगी M1 L2 T-2, ये किसकी विमा होगी कार्य की विमा होगी। चलिए इसको हम सोल्व कर देते हैं, तो आपकी V की विमा आ जाएगी यहां से, देखो M1 L2 T-3, देखो -2 तो ऊपर है, ये T1 ऊपर जाएगा तो फिर किस में आ जाएगा -1 और हो जाएगा तो -3 हो जाएगी, और A ऊपर आएगा तो A भी किस में आ जाएगा -1। तो ये आपकी V की विमा हो गई, विभव की विमा हो गई M1 L2 T-3 A-1। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। देखिए अब हमारा टॉपिक है विभव से ही रिलेटेड
विभवांतर क्या होता है? विभव से रिलेटेड क्या है? विभवांतर। तो अब हम समझते हैं विभवांतर क्या होता है। वैसे तो आपने 10वीं क्लास में इसको समझा होगा, विभव और विभवांतर क्या होता है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? तो अब हम विभवांतर के बारे में समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो बच्चों, अगर कोई एक विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में पहले से कोई आवेश पड़ा है, उस आवेश को कोई पहले से परीक्षण आवेश पड़ा है, उस परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से, जहां वो पड़ा है वहां से उठाकर किसी दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण हमें वहां पर भी बल का अनुभव करना पड़ेगा। और दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा वो कार्य ही विभवांतर हो जाएगा, या दोनों बिंदुओं के मध्य का जो कार्य होगा वो कार्य क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवों का अंतर, जितना विभवों का अंतर होगा उतना ही हमें वहां पर कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लो, मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक कोई धनावेशित कण है और इसके बाहर यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एक क्यू नॉट परीक्षण आवेश पड़ा है। ये बिंदु मान लेते हैं ए। बिंदु ए पर एक कोई क्यू नॉट परीक्षण आवेश पड़ा है और ये है बिंदु बी। मुझे अब इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु ए से उठाकर कहां ले जाना है? बिंदु बी पर ले जाना है। बिंदु बी पर ले जाना है। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर सभी जगह, यहाँ पर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र है। पर जब मैं इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को इस जगह से उठा के इस जगह पर ले जाऊंगा तो उसमें बीच में विद्युत क्षेत्र के विरोध, विद्युत क्षेत्र का विरोध महसूस करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल महसूस करना पड़ेगा। तो ये जो प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा बच्चों, ये प्रतिकर्षण बल जो महसूस करेगा, तो यहां ए से बी तक ले जाने में उसके द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा? इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर हो जाएगा। दोनों बिंदुओं के मध्य का क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। तो इसको भी लिख देना है, शब्दों में बयान कर देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया विभवांतर के बराबर, विभवांतर के बराबर, विभवांतर के बराबर। देखिए इस विभवांतर के बराबर कैसे होता है? मान लेते हैं कि माना किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया जो कार्य है आपका, वो हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू बी ए है। डब्ल्यू कितना है? बी ए है। तो विभवांतर, तो विभवांतर, विभवांतर बी ए बी क्या हो जाएगा? देखिए विभवांतर बी बी ए लिख देता, बी बी ए क्या हो जाएगा? बी बी माइनस बी ए। बी बी ए इसलिए लिखा है कि हम बिंदु ए से बिंदु बी पर चल रहे हैं, तो हम वहां पर बल का महसूस कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पर विभव ज्यादा है और यहाँ पर विभव कम है, इसके कारण हम वहां पर बल का बल महसूस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू नॉट। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू नॉट।
अब देखिए वास्तव में इस विभवांतर को हम समझ कैसे सकते हैं, ये तो आपके परिभाषा थी सिंपल सी, आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों आपने देखा होगा कि पानी की जो टंकी होती है गांव में वो बहुत ज्यादा हाइट पर लगी हुई होती है, और वो हाइट पर लगी हुई होती है तभी घरों में पानी की आराम से सप्लाई हो जाती है। आपके घर में पानी की टंकी होती है वो घर की छत पर रखी हुई होती है, तो छत पर पानी पहुंचाने के लिए तो हमें मोटर का सहारा लेना पड़ता है, जबकि छत से नीचे की तरफ पानी लाने के लिए हमें मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी अपने आप नीचे की ओर आ जाता है। वही विभवांतर होता है बच्चों। जैसे अक्सर होता क्या है, मान लो कि मेरे पास ये एक व्यवस्था दी हुई है इस तरीके से, ये ये मेरे पास एक कोई व्यवस्था है, इस व्यवस्था में मैंने यहां पर एक लगा रखा है नल। क्या लगा रखा है? नल लगा रखा है। इसको मैंने यहां पर बंद कर रखा है, इसको हमने यहां पर बंद कर रखा है। इधर जो पानी का लेवल है वो ये यहां तक भरा हुआ है, ये पानी का लेवल, और इधर जो पानी का लेवल है वो बच्चों मान लो यहां तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये जो बीच में नल लगा हुआ है, इस नल को अगर मैं खोल देता हूं, बीच में जो नल लगा हुआ है इसको हम अगर खोल देते हैं, तो खोलने के बाद क्या पानी का प्रवाह होगा, आदान प्रदान होगा? बिल्कुल आप बोलोगे होगा सर। क्यों? क्योंकि इसका जो लेवल है ये लेवल ऊपर है, ये जमीनी स्तर से क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर है, जबकि ये जमीनी स्तर से ज्यादा ऊपर नहीं है, कम ऊंचाई पर है इसकी अपेक्षा। तो इनका पानी का प्रवाह जो इधर है वो तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का जो स्तर है वो बराबर नहीं हो जाता है। वही स्थिति होती है बच्चों विभवांतर में। अगर मान लो मैंने कोई दो इस तरीके के आवेशित कण लिए हैं, मान लो थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना इसको, तो पूरा विभवांतर समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसको। ये मान लो मेरे पास एक कोई आवेशित कण है, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम दूसरा कोई आवेशित कण। ओके, ठीक है। अब देखो क्या है कि मान लिया इसमें हमने धनावेश भर रखे, इसमें बहुत ज्यादा धनावेश कूट कूट के धनावेश भर रखे, बहुत बुरी तरीके से इसको आवेशित कर रखा है, घूम घूम के भर के हैं। और इसमें क्या है कि धनावेश बहुत कम है, गिने चुने धनावेश इतनी सी अवस्था है। जैसे कि यूं मान लो कि ये तो यूपी है और ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान में जनसंख्या बहुत कम है, यूपी में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा घूम घूम के यहाँ पर आवेश भर रखे हैं। तो यहाँ पर आवेशों का जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, घनत्व क्या है वो ज्यादा है, या यूं मान लो कि यहाँ पर विभव बहुत ज्यादा है और यहाँ पर विभव बहुत कम है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक चालक तार से जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देते हैं चालक तार से। ये जो हमने लगाया है वो क्या है बच्चों, चालक तार। चालक तार का मतलब होता है कि ऐसा तार जिसमें से आवेशों का आदान प्रदान हो सके। तो जैसे ही हम इसमें चालक तार को जोड़ेंगे तो ये बताओ कि यहाँ पर जो आवेश है वो इस तरफ जाएंगे या यहाँ वाले आवेश इस तरफ? जगह तो ये ज्यादा है, जगह ज्यादा तो आवेश इधर आना चाहिए कम की ओर, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, आवेश इस जगह से इधर जाएंगे, इधर आवेश नहीं आएंगे। क्यों? क्यों का कारण ये है बच्चों कि यहाँ पर आवेशों का घनत्व बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में है, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, आवेशों की मात्रा बराबर ना हो जाए, समान रूप से आवेश वितरित ना हो जाए, समपृष्ठ ना बन जाए, तब तक ये आते रहेंगे। तो ये विभवांतर होता है ऐसे। यानी कि अगर हमने कोई तार लिया, हमने पढ़ा था 10वीं क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि कोई जो तार है, तार के दो सिरों पर विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमने वहां पर समांतर क्रम में जोड़ना होता है। समांतर क्रम हम इसलिए जोड़ते हैं कि जिस तार का, मान लो ये तार है, इस तार का हमें क्या करना है, विभवांतर मापना है, तो हम इस वोल्ट मीटर का एक सिरा यहां से जोड़ेंगे, एक सिरा यहां से जोड़ेंगे। अब इस तार का कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा तो जो धारा इधर से आएगी, जो विभव यहां से आएंगे, जो वोल्टेज यहां से आएंगे, वो वोल्टेज कुछ ना कुछ यहाँ बीच में उष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाएंगे, क्योंकि ये अपना प्रतिरोध कर रहा है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इधर जब आएंगे तो वोल्टेज कम पहुंचेंगे, तो इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है, डिफरेंस कितना है वोल्टेज का, वो वोल्टमीटर मापता है, वही विभवांतर होता है। और ये जो धारा प्रवाह होती है, वोल्टेज का प्रवाह होगा, वो इस कारण से ही होगा कि अगर यहाँ पर मान लो इस साइड में उच्च वोल्टेज है और इस साइड में निम्न वोल्टेज है, तो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर आवेश प्रवाह होंगे, धनावेश जो होते हैं वो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर प्रवाहित होंगे।
अगर इस साइड में उच्च वोल्टेज है और इस साइड में निम्न वोल्टेज है, इधर से इस साइड से इस साइड में उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर धनावेशों का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा। समझ में आ गई होगी बात। ये विभवांतर होता है। तो यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विभवांतर का फॉर्मूला हमने लिख लिया है, ये वाला। तो परिभाषा का फॉर्मूला आप यहां से लिख लिया, यहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। फिर आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए क्या होता है विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक, देखो बच्चों इनमें ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभवांतर को भी तो हम बी ए बी से दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज ही होता है। तो ये विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्टेज के बराबर ही होगा, W अपॉन Q के बराबर ही होगा, W अपॉन Q का मात्रक। और इसका हमने मात्रक अभी पढ़ा था कि ये होता है जूल, और इसका होता है कूलाम। तो जूल अपॉन में जो कूलाम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट हो जाएगा। एक वोल्ट की परिभाषा हमने पढ़ ली है। तो जो विभवांतर है उसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव है उसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट है तो विमा भी इनकी सेम ही होगी बच्चों। विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी, इसकी विमा देखो m1 l2 t-2, और इसकी विमा है a1 t1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 l2 t-3 a-1। विमा भी इसकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं विभवांतर की विमा। अब देखिए कुछ विभवांतर का जो भौतिक अभिप्राय है वो क्या होता है, भौतिक तात्पर्य क्या है, उसकी हम भौतिक सार्थकता को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए कुछ एक बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनना। देखो होता क्या बच्चों, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास यहाँ पर एक ये कण है और एक ये दूसरा बड़ा, ठीक है। ये दो, इसकी थोड़ी साइज भी होगी, चलिए ये दो हमारे पास कोई कण, हमने क्या करना है, इनको एक कुचालक प्लेट से इस पृथ्वी पर जोड़ दिया। ये जो प्लेट है यहाँ पर जो स्टैंड है, ये कुचालक स्टैंड है, और ये जो नीचे है वो पृथ्वी है। वो क्या है, पृथ्वी है, और कुचालक स्टैंड से इनको जोड़ दिया। अब देखिए कुछ होता क्या है कि इसमें मान लेते हैं ये पूर्ण रूप से धनावेशित पिंड है या धनावेशित निकाय है। ये कैसा है, धनावेशित। जबकि ये जो निकाय है वो पूर्ण रूप से ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित निकाय। अब होता क्या है कि अगर मान लो हम इनकी अर्थिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग कैसे, कि हमने इसको यहां से भू संपर्कित कर दिया। कैसा कर दिया, भू संपर्कित। ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को कहा जाता है भू संपर्कन। और इसको भी हम कर देते हैं भू संपर्क। ये भू संपर्कन होता है। ये जो सिंबल है वो सिंबल होता है भू संपर्कन का। मतलब हमने एक चालक तार लिया और चालक तार से इस निकाय को पृथ्वी से जोड़ दिया। चालक तार से इस निकाय को क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। अब देखो बच्चों होता क्या है कि जो पृथ्वी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान में रखना। जो पृथ्वी है उसका विभव माना जाता है शून्य। पृथ्वी का विभव जो है वो क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ये मानक विभव लिया जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ आपके, पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है बच्चों, शून्य माना जाता है। और इसे मानक विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक विभव। और दूसरी बात जो अनंत पर है, अनंत पर भी ये जो मानक विभव है यही दिया जाता है। अनंत पर जो विभव होगा बच्चों, अनंत पर विभव उसे भी शून्य माना जाता है। और ये भी मानक विभव, ये भी क्या होता है, मानक विभव। अब होता क्या है कि इस पृथ्वी से जिसके पास ज्यादा धनावेश वो धनावेशित निकाय, जिसके पास ज्यादा ऋणावेश वो ऋणावेशित निकाय, और पृथ्वी को क्या मान लिया, शून्य मान लिया। अब क्या होगा यहाँ पर कि जैसे हमने इसको भू संपर्कित किया, भू संपर्कित किया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये धनावेशित कण है जो,
जो कि यहाँ पर क्या है, आवेशों का मान ज्यादा है, धनावेश कण ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, पृथ्वी की ओर बहेंगे। किसकी ओर बहेंगे, पृथ्वी की ओर बहेंगे, ऐसे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बहेंगे, यानी धनावेश इस तरीके से बहेगा। तो धनावेश की दिशा में कौन बहती है, धारा बहती है। धनावेश की दिशा में कौन बहती है, धारा बहती है। और यहाँ पर भू संपर्कन से पृथ्वी की तरफ से यहां से कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा। ऐसे कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित कण चलेगा। वास्तव में बच्चों इस पृथ्वी पर ऋणावेशित कण ही गतिशील होते हैं, धनावेशित कण गतिशील नहीं होते हैं। व्यवहारिक रूप से अगर इसको समझा जाए तो इस वस्तु को उदासीन करने के लिए, इसका विभव शून्य करने के लिए पृथ्वी से ऋणावेश जाएंगे धनावेश के पास। पृथ्वी से क्या जाएंगे, ऋणावेश धनावेश के पास जाएंगे। तो धारा अपने आप इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में बहेगी। धारा अपने आप स्थापित हो जाएगी किधर, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में। ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि ये ऋणावेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे किधर, पृथ्वी की तरफ, और धारा बहेगी किधर, धारा कहां बहेगी, पृथ्वी से ऊपर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और इसका विभव शून्य कर देंगे। और यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से इसकी ओर जाएंगे, इसकी जो विभव है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अक्सर होता क्या है कि आपने सुना होगा कि जब बिजली चमकती है बादलों में, जब बिजली चमकती है, मेघ गर्जन होते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर ये स्थितियां ऐसी होती है कि जब ये बादल होते हैं, जो ये बादल बच्चों क्या होते हैं कि जब हवा में बादलों की छोटी छोटी बूंदें जो पानी की होती है वो घूमती रहती है, इधर उधर कणों से टकराती रहती है, वो आवेशित हो जाती है। और आवेशित होने के पश्चात स्थितियां ऐसी हो जाती है कि जो बादलों की नीचे वाली परत है वो तो धनावेशित रहती है, और जो ऊपर वाली परत है वो ऋणावेशित रहती है। तो बिजली गिरती हुई आपने देखी होगी, पृथ्वी पर गिरती है, लेकिन आपने ये सुना होगा कि पृथ्वी की तरफ बिजली नहीं आती है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ बिजली जाती है। आपने सुना होगा कि आवाज जब बिजली ऊपर उठेगी तब आएगी। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो नीचे परत धनावेशित होती है, वो धनावेशित परत तो नीचे रहेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है यहां से वो जाएंगे धनावेश। धनावेश तो गति नहीं करते, धनावेश गति नहीं करेंगे, तो उसे उदासीन करने के लिए कौन जाएंगे, नीचे से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और ये बिजली गिरती कैसे है, वो इस तरीके से गिरती है कि जब कोई पानी की बूंद जो धनावेश से पूर्ण रूप से, और वो आकर अगर किसी मनुष्य के शरीर पर या कहीं पर किसी पेड़ पौधे पर जो चालक है उस पर अगर गिर गई, तो वो आवेशों के कारण वहां से अर्थिंग व्यवस्था हो जाती है और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है ऊपर की ओर। तो हम कहते हैं कि बिजली गिर रही है। और ये जो धमाकेदार गर्जनों की आवाज होती है, तो वहां पर बादलों की टक्कर होती है। होता क्या है कि जो बादल हैं, एक तरफ धनावेशित बादल और एक तरफ ऋणावेशित बादल जब आपस में टकराते हैं, तो बहुत लाखों करोड़ों संख्या में आवेशों का आदान प्रदान होता है। और ये जो आवेशों का आदान प्रदान होता है, उस आवेशों के आदान प्रदान के कारण ये गर्जना की आवाज आती है। तो यही व्यवस्था यहाँ होती है। ये भौतिक अभिप्राय है किसका, विभव का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो आवेश है आपको ये ध्यान रखना है, जो धनावेश, विशेष तौर पर किसका ध्यान रखना है, धनावेश का। जो धनावेश है वो हमेशा उच्च विभव से, कहां से, उच्च विभव से किधर जाएगा, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। देखो कैसे, ये क्या है, धनावेश, क्या है, धनावेश। और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का तो विभव कितना है, 0 है। पृथ्वी का तो विभव कितना है, 0। और ये धनावेश है, तो ये धनावेश उच्च विभव से कहां आ रहे हैं, निम्न विभव की ओर। कहां आ रहे हैं, निम्न। हालांकि आ नहीं रहे व्यवहारिक तौर से, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था होती है। जबकि जो ऋणावेश होते हैं बच्चों, ये ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। निम्न विभव से किधर जाएंगे, उच्च विभव की ओर जाएंगे। ये देखिए निम्न विभव है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर, यहां पर देखो ये ऋणावेशित पिंड है, जबकि ये शून्य है, तो इसका विभव ऋणात्मक है, माइनस में है। जबकि ये कैसा है, धनात्मक, 0 है। 0 है तो धनात्मक नहीं है, तो 0 है, लेकिन ऋणात्मक से ज्यादा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की तरफ आएंगे, यानी कि ऋणावेशित कण हमेशा क्या करेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएंगे। अगर इन दोनों को हम सापेक्ष रूप से देखें तो 0 ज्यादा होगा ऋणात्मक से, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आएंगे। जबकि यहाँ पर धनावेश जो होता है उच्च विभव से कहां जाएगा, निम्न विभव की ओर जाता है। तो ये बात थी आज विभवांतर के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी। फिर हम पढ़ने वाले हैं आगे बिंदु आवेश और बहुत आवेशों के कारण किसी आवेश पर विभव और किसी क्षेत्र में विभव, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले अगली क्लास। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।